हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत आने वाले पाठ 4 आत्मकथ्य के अनुवादों को समझेंगे। इसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। इस पाठ की यदि भूमिका पर हम जाएं कि इस कविता की भूमिका क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो दरअसल हंस नामक एक पत्रिका निकलती थी और उसमें सभी लेखकों और कवियों के जीवन के बारे में लिखने की बात जब हुई तो सभी कवियों ने अपने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। उस समय जयशंकर प्रसाद जी से भी ये कहा गया कि वे भी अपने जीवन के विषय में लिखें। और जब जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे ऐसा कहा तो हालांकि जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन के विषय में नहीं लिखना चाहते थे। वह बड़े ही सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिसके विषय में वो लोगों को बताएं या अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन उनके मित्रों ने उनसे कहा था तो उनके मित्रों की बात को रखते हुए उन्होंने अपने जीवन के बारे में तो नहीं लिखा, अपने जीवन की आत्मकथा को तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी और वही कविता थी आत्मकथ्य, तो जो कि हमारे पाठ के अंतर्गत दी गई है। उस कविता में उन्होंने क्या लिखा है उस अनुवाद को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो क्या लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी इस कविता में? वो लिखते हैं कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पंक्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ यहाँ पर क्या है? मधुप का अर्थ है भौरा, भ्रमर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कवि को अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला था उनके मित्रों के माध्यम से। तो जब आत्मकथा लिखने की बात आई तो कवि के मन में अपने जीवन की अतीत की घटनाएं जागृत हो गई। उन्हें अपने जीवन की बीते हुए क्षण याद आने लगे और उनके मन का जो भौरा था मधुप गुनगुना कर कह जाता, यानी उनका मन का जो भौरा था वो गुनगुनाने लगा, यानी उनके मन में उनके जीवन की वो स्मृतियाँ, वो यादें जागृत होने लगी और वो कहने लगे कौन कहानी यह अपनी, यानी कि वह जाग कर जाने कौन कौन सी जीवन की यादें और कहानियों को मुझे याद दिलाने लगा। मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। और आगे कवि कहते हैं कि मेरे जो जीवन का वृक्ष है उसमें कितनी सारी घनी पत्तियां हैं, कितनी सारी यादें हैं। हम सभी के जीवन में भी कितनी सारी घटनाएं होती हैं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन के जो वृक्ष है उसमें बहुत सारी घनी पत्तियां हैं और चूंकि अब आज मैंने उसको यादों को फिर से एक पलट कर देखना शुरू किया है तो धीरे धीरे कर कर उसमें से एक एक पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, जैसे कि पतझड़ में वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं। आगे बोलते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे कवि कहते हैं कि ये जो गंभीर अनंत नीलिमा यानी यहाँ पर नीले आकाश के बारे में कहा गया, अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि इस अंतहीन आकाश जो है, अब यहाँ पर अंतहीन आकाश से क्या मतलब है? क्योंकि इस जो जीवन कथा लिखने की बात की गई है उसमें कई सारे लेखकों का जीवन परिचय आएगा। तो लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं कि मेरे जैसे और भी न जाने कितने सारे लेखक रहे होंगे, वो भी अपने जीवन के बारे में लिखेंगे, अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखेंगे। तो अब इन जो आत्मकथाएं रहेंगी इनको लोग पढ़ेंगे तो अन्य लोग हो सकता है इसका मजाक भी उड़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो लोग भी मजाक बनाएं। और ये भी संभव है कि जो एक लेखक लिख रहा है उसी प्रकार दूसरा लेखक भी अपने जीवन की कहानी को लिख रहा है, तो एक दूसरे के जीवन की कहानियों को लिखकर भी लोग एक दूसरे का उपहास उड़ाएं। यहाँ लिखा ना अपना व्यंग मलिन उपहास, व्यंग यानी टॉन्ट करना और उपहास यानी मजाक बनाना। तो हो सकता है कि एक दूसरे पर व्यंग करें और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाएं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। यहाँ कवि क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती हैं, कुछ दुर्बलताएं होती हैं। तो अब तुम बताओ कि मैं यदि अपने जीवन की कथा लिखूंगा, जो मेरे साथ हुआ है वह लिखूंगा, तो लोग भी मेरी उन कमज़ोरियों को जानकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। और तुम बताओ, अब यहाँ पर कभी अपने दोस्तों से ही पूछते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ कि यदि वास्तव में तुम मेरे जीवन के सच को पढ़ोगे और देखोगे कि मेरे जीवन का जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, तो क्या तुम उसको पढ़कर, उसको जानकर सुख पा पाओगे? अगले पद में जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आगे वह ये कहते हैं कि अगर मेरी आत्मकथा में मैंने ऐसा कुछ लिख दिया जिसे पढ़कर तुम्हें ऐसा ना लगे कि कहीं मेरा जो जीवन का ये जो गागर है, ये जो घड़ा है, वह खाली रह गया, सुखियों खुशियों से भर नहीं पाया, तो संभव है कि तुम्हें ऐसा भी लगे कि तुम ही मेरे जीवन की जो गागर है वो खाली रह गई है, उसके लिए दोषी हो। लिखा है ना, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यानी कि तुम ये ना समझो कि उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने ही अपने जीवन को भर लिया है और मेरे जीवन की गागर खाली रह गई, यानी कि तुम ही मुझे मेरी जीवन की खाली गागर के लिए दोषी अपने को ना मानो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। भूले से मतलब क्या होता है? भूले मतलब त्रुटियां, गलतियां, और प्रवंचना का मतलब होता है धोखा देना। अब यहाँ पर कवि का देखिए सरल स्वभाव है कि वह क्या होता है कि उसका इतना सरल स्वभाव है कि लोग उसे क्या करते हैं? धोखा देकर चले जाते हैं। तो वह इस बात को अपनी कविता में भी उसने लिखा है कि उसके जीवन के साथ यही हुआ कि उसने जिसकी सहायता की उन्होंने उसे धोखा दिया। तो वो यह कह रहे हैं कि ये मेरे जीवन की विडंबना है कि मेरे मित्र ही मुझे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे ही कई मित्रों ने मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझे छला है, अर्थात मुझे धोखा भी दिया है। तो अब अपनी आत्मकथा में मैं कैसे उन मित्रों के विषय में लिख दूं? यदि मैं उन मित्रों के विषय में अपनी आत्मकथा में लिखूंगा तो सारे संसार को पता चल जाएगा कि मेरे उन मित्रों ने मेरे साथ धोखा किया है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पर कवि ने इसमें बताया गया है कि कवि की जो पत्नी थी वो बहुत कम उम्र में, जिसे कहना चाहिए युवा अवस्था में, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ पर कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पलों को भी याद कर रहे हैं और वह कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी थी उनके साथ जो उन्होंने समय बिताया वह एक उज्ज्वल गाथा के रूप में देखते हैं। बहुत ही सुंदर दिनों के विषय में वह उसको देखते हैं और कहते हैं कि मैं उन दिनों को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता, क्योंकि यदि मैं अपनी जीवन गाथा लिखूंगा तो मुझे उन दिनों को भी लोगों से बांटना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि मैं कैसे उन मधुर चांदनी रातों को, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मतलब मैं उस उज्ज्वल समय को, उस मधुर चांदनी की रातों को मैं कैसे अपनी आत्मकथा में लिख सकता हूँ, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और उस समय जब वह अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर खिलखिलाकर हंसते थे, उससे प्रेम भरी बातें करते थे, उस समय को वह लोगों के साथ नहीं बांटना चाहते, क्योंकि वह उनके जीवन के आनंद की वह पूंजी है जो वह किसी से साझा नहीं करना चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद अगला पद जो आता है, अगली पंक्तियां हैं, उसमें वह कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आगे कवि कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में वह सुख मिला ही नहीं। मिला कहाँ वह सुख, है ना, जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मेरे लिए तो जीवन में सुख एक सपने की तरह था जिसको मैंने कुछ क्षणों देखा और जैसे ही मैं जागा तो मेरा वह स्वप्न टूट गया, मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि वह सुख मेरी बाहों को, मैं अपनी बाहों को फैलाकर बैठा था, लेकिन वह सुख मुझे धोखा देकर चला गया। अर्थात वह ये कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ मैंने सुखपूर्वक जो जीवन की कल्पना की थी वह उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और मेरा सारा जीवन दुखों से परिपूर्ण हो गया या दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा में। अब यहाँ पर हमें थोड़े से शब्दार्थ जो है उनको भी देख लेना है। अरुण कपोलों, अरुण मतलब लाल और कपोलों मतलब गालों के विषय में कहा है। अनुरागिनी का मतलब होता है प्रेम करने वाली, उषा का मतलब होता है सुबह या भोर, स्मृति का मतलब होता है याद, पाथेय का मतलब होता है जब हम राह के लिए, रास्ते के लिए कोई भोजन रखते हैं तो उसे पाथेय कहते हैं। और यहाँ पर पंथा का अर्थ है राह। तो अब हम इस पद का अर्थ देखते हैं कि वह कह रहे हैं
यहाँ पर इस पद में अपनी पत्नी की सुंदरता के विषय में वो बता रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलो यानी कि उनकी पत्नी के विषय में वो कह रहे हैं कि उनकी प्रेयसी के जो लाल गाल थे वो ऐसे प्रतीत होते थे कि वह जो सुबह के समय में सूर्य होता है वह अपनी लालिमा बिखेरता है, उस तरह से उनकी पत्नी के लाल गाल थे जो कि आसपास के वातावरण में ऊर्जा और प्रेम उत्साह भर देते थे। आगे कवि कह रहे हैं, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। वह अपनी पत्नी के इस प्रेम को सुबह के समान बताते हैं, भोर के समान बताते हैं। आगे वो कहते हैं, उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंता में। और चूंकि अब कवि की पत्नी अब है नहीं उनके साथ, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उनकी स्मृति को यानी उनकी यादों को ही वह कह रहे हैं कि मेरे जीवन के लिए अब वही एकमात्र सहारा है। पाथेय का मतलब राह के लिए भोजन, तो वह अपने जीवन के पथ को या उसकी पत्नी के स्मृति के माध्यम से वह ये कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अब उनकी पत्नी की यादें ही एकमात्र सहारा रह गई हैं और वह अब वो किसी के साथ भी उन्हें बांटना नहीं चाहते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। सीवन का अर्थ यहाँ पर है सिलाई या धागा, कंथा का अर्थ है गुदड़ी, मौन का मतलब होता है चुप। तो यहाँ पर वो यह कह रहे हैं कि आप मेरे अंतर मन की गुदड़ी यानी मेरे मन में जो छिपी हुई यादें हैं उनको तुम क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो। यह मेरी पुरानी यादें जो हैं इन्हें मैंने संभाल कर रखा है। ठीक है, कंथा मतलब गुदड़ी यानी मेरे मन की गुथड़ी को तुम उधेड़ना चाहते हो। मेरे छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं थी, वह मैं उन्हें कैसे कहूँ, मैं उन्हें अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं अपनी कथा को ना कहूँ बल्कि और लोगों की, जो अन्य लोगों की कहानियाँ और कथाएं हैं उन्हें ही चुप रहकर सुनूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। अब कवि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं कि आप मेरी आत्मकथा सुनकर आप मेरे जीवन का क्या भला कर पाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन की जो कहानी है वह तो अब कुछ खास विशेष रही नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बथा। और कवि कह रहे हैं कि अब मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं उन पुरानी यादों को कुरेद कर आप सभी से उन्हें साझा करूं, सभी को बताऊं। मेरी जो व्यथा है, मेरी जो तकलीफ़ है वह भी थक गई है और थक कर सो गई है। इसलिए मैं भी अब कैसे रहना चाहता हूं, चुप रहना चाहता हूं। मैं इसके विषय में किसी से बात नहीं करना चाहता हूं। तो यहाँ पर आकर हमारी आत्मकथ्य का जो कविता है उसके अनुवाद पूरे हुए। आशा करती हूँ कि आपको इसके अनुवाद समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँ और अगले वीडियो में इसी पार्ट के हम प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और उन्हें कॉपी में कैसे लिखना है वह भी मैं आपके लिए लाऊंगी। तब तक के लिए इस पार्ट के अनुवादों को आप सुनते कर तैयार करते रहें, समझते रहें। थैंक यू बच्चों।